नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे आप ज़रूर दबाएं। हम पिछली कक्षा हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ा था, वर्ण विचार को हम पढ़ चुके हैं। और वर्ण विचार के बाद में हमने शब्द विचार पढ़ा था, शब्द विचार को भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो है संधि। संधि से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें अगर हिंदी से संबंधित कोई सवाल है तो आपसे संधि से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये संधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से संधि होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक संधि। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है समझौता। सामान्य अर्थ होता है इसका समझौता या जुड़ना। ये होता है संधि का सामान्य अर्थ। तो यहाँ संधि जो हिंदी में होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसके हम प्रकार थोड़े देख लेते हैं, या पहले हम संधि की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, तो संधि की जो परिभाषा है, संधि का मतलब जैसा कि आपको इसके अर्थ से पता चल रहा है, समझौता या जुड़ना या जुड़ाव। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में जब कोई नया वर्ण बनाते हैं या वर्ण में कुछ बदलाव होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संधि। क्या कहा जाता है? संधि। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर लेना चाहें तो जैसे हमने लिखा, एक शब्द लिखा हमने विद्या। क्या लिखा? विद्या। उसके बाद में एक शब्द हमने लिख दिया, आप अच्छे तरीके से परिचित है, आल्य। क्या लिखा? आल्य। अब ये देखो यहाँ किसका मिलन हो रहा है? वर्णों का मिलन हो रहा है। किसका मिलन हो रहा है? वर्णों का। तो यहाँ जो ये शब्द है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो वी, द आधा, य, और य के बाद आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है इसमें? पूरे शब्द को मैंने नहीं तोड़ा है, केवल यही को तोड़ा है। य के बाद में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो यहाँ आ है और उसके बाद में ये प्लस, और यहाँ भी क्या है? आल्य में भी क्या है? आ प्लस ले, यानी इसमें भी क्या है? आ। तो यहाँ ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। दोनों वर्ण है और ये दोनों वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं या दोनों में किसी प्रकार का बदलाव होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि। तो चलो इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा लिखें आप इसकी। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन। इसे कहेंगे, आपको किताबों में विकार भी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? विकार। परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये जो संधि होती है, इस संधि का विलोम, संधि का विलोम, ये भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। संधि का विलोम, संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का मतलब होता है जुड़ना, ये हम देख चुके हैं। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और विग्रह का मतलब होता है टूटना या अलग होना। टूटना या अलग होना। तो ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे संधि का विलोम पूछ लिया जाता है। एक आपके टॉपिक होता है समास। समास का विलोम पूछ लिया जाता है। तो समास का कुछ लोग अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, कुछ लोग विग्रह कर देते हैं, कुछ लोग संधि कर देते हैं। लेकिन वास्तव में समास का विलोम क्या होता है? व्यास। हालांकि वो टॉपिक अपना नहीं है, फिर भी अपन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये संधि का वैसे जो विलोम होता है वो क्या होता है? विग्रह होता है। परिभाषा ये है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि। 2 वर्णों के मेल का मतलब ये है कि हिंदी के कोई भी 2 वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, जब वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में वो 2 वर्ण जो मिले हैं उन वर्णों में क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार का बदलाव, चाहे वो मात्रा का बदलाव हो, कुछ भी बदलाव हो, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? संधि। और यदि ये जो मिलन होता है शब्दों का नहीं कह सकते, वर्णों का जो मिलन होता है, इन मिलन के बाद में यदि किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, जैसे आपने लिखा, 2 शब्द लिखे आपने, महा प्लस राजा। क्या लिख दिया? महा प्लस राजा। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महाराजा। क्या बनेगा? महाराजा। तो यहाँ देखेंगे आप कि किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। आपने शब्द जो जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया है। यहाँ शब्द
आपस में जुड़ाव तो यहां भी हुआ है, लेकिन जुड़ाव होने के साथ साथ आप इसको संधि नहीं कह सकते, आप इसको संधि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां जो दो वर्ण मिले हैं, ये आ और अ, सॉरी अ भी नहीं कह सकते आप इसको, र ही मिला है। क्या मिला है? व्यंजन मिला है, र। तो यहाँ किसी प्रकार का बदलाव इनमें नहीं हुआ है। ये जो जैसे लिखे होते, यहाँ म हा लिखा हुआ है तो हा का हा है और रा का रा, यानी इन दोनों वर्णों में ये जो दो वर्ण है इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये भी थोड़ा ध्यान दें, कभी कभार हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। उसे कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोग। कहने का मतलब जब दो वर्णों का मिलन हो और मिलन होने के बाद में उनमें किसी प्रकार का विकार, परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोग। जैसे एक शब्द और ले ले इसका उदाहरण के रूप में, देश प्लस प्रेम। तो यहाँ जब आप उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देश प्रेम। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, यानी ये जो दो शब्द आपस में यहाँ जो जुड़े हैं, ये वर्ण यहाँ जो जुड़ने वाले हैं, प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं होता है तो वो क्या होता है? संयोग। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है या फिर ये सीधा पूछ लिया जाए, ऐसा कोई शब्द दे दे और कहा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तब आप दिमाग लगाने लगते हो कि संधि कौन सी है, आप उसमें उलझ जाते हो और वो लास्ट और चौथा ऑप्शन आपको देता है कोई संधि नहीं। तो आप सीधा सोचने लग जाते हो कि कोई संधि नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। आप इसको सीधा बाहर निकाल देते हैं और आप दूसरे वाले ऑप्शन में अपना दिमाग खपाने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आप इसमें ध्यान दें। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी संधि के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो संधि होती है ये कितने प्रकार की होती है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, बीच में पॉज करके मैं इसको बिठा रहा हूँ। तो परिभाषा देख ली हमने संधि की। परिभाषा के बाद में हम देखते हैं संधि के प्रकार। क्या देखेंगे? संधि के प्रकार। तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा भी पहले संधि को पढ़ा है, ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा हो, हल्का सा पढ़ा होगा, उनको भी पता होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यानी 3 प्रकार का मतलब है कि अलग अलग 3 तरीके हैं संधि होने के। अलग अलग मुख्य रूप से 3 तरीके हैं संधि होने के। किन किन तरीकों से होती है? पहली जो संधि होती है, देखो हमारे वर्णमाला हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। वर्णमाला में जो वर्णों का जो विभाजन था वो हमने किया था स्वर या व्यंजन के रूप में। किस रूप में किया था? स्वर और व्यंजन के रूप में। उसी तरीके से हमें पता है कि संधि में किसका मिलन हो रहा है? वर्णों का। किसका मिलन हो रहा है? तो प्रकार भी उसी के हिसाब से होगा। तो पहली जो संधि है उस संधि को कहा जाता है स्वर संधि। पहली संधि को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। और दूसरी जो संधि है उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। और तीसरी और जो अंतिम संधि है उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। अब ये इनका ये नामकरण क्यों किया गया उसका भी विशेष कारण है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्वर संधि का मतलब ये है कि जो कोई भी दो शब्दों, उन दो शब्दों के बीच में जब मिलन हो रहा है, जैसे आपने यहाँ देखा, हमने अभी एक उदाहरण लिया था विद्या प्लस आल्य, है ना? तो ये संधि हो रही है, बराबर होता है विद्यालय। बराबर क्या होता है? विद्यालय। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? आ विद्या, है ना? विद्या के बाद में लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ण आ रहा है आ, और यहाँ भी क्या आ रहा है? आ। यहाँ भी क्या आ रहा है? आ। तो यहाँ ये जो दो शब्द है ये आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ के जो शब्द है वो क्या है? आप ध्यान देने योग्य बात यहाँ यही है कि दोनों शब्द क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। तो स्वर संधि वो होती है जिसमें किसका मिलन हो? स्वरों का मिलन हो। किसका मिलन हो? स्वरों का। केवल स्वर दोनों तरफ, यानी प्लस के बाईं तरफ और प्लस के दाईं तरफ, दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर। जब आप शब्द को टुकड़े करते हैं, उसको तोड़ते हैं, दोनों तरफ यदि आपके स्वर आ रहे हैं तो आपसे पूछा जाए इस शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो ये तो थी आपके स्वर संधि। स्वर संधि के बाद में यहां हमने ले रखी है व्यंजन संधि। क्या ले रखी है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस तरीके से स्वर संधि में किसका मिलन होता है? स्वरों का। किसका मिलन होता है? स्वरों का। तो व्यंजन संधि में एक तो हो सकता है व्यंजन प्लस व्यंजन। क्या हो सकता है? व्यंजन प्लस व्यंजन। उसके बाद स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है। इसको मिटा देता हूं मैं। और
व्यंजन प्लस स्वर, यानी इसमें स्वर भी साथ में आएगा, स्वर भी आ सकता है, क्योंकि व्यंजन होता है वो मूल रूप से जो व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता है, लेकिन व्यंजन जितने भी बनते हैं वो सारे स्वरों के मेल से ही बनते हैं। तो व्यंजन के साथ में व्यंजन का जुड़ना, या स्वर के साथ में व्यंजन का जुड़ना, या व्यंजन के साथ में जब स्वर जोड़ा जाता है तो ये जो संधि होती है, ये संधि क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। उसके बाद में तीसरी और जो अंतिम है वो है आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि के अंतर्गत, विसर्ग में आप सब परिचित है, विसर्ग ये होता है, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जो दो बिंदी लगती है शब्दों के पीछे अपनी वर्णमाला में, अंग, उसके बाद अह जो शब्द आता है जिसमें ह की ध्वनि होती है, आप विसर्ग के बारे में पहले वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं। तो ये जो विसर्ग है, तो उसमें जो विसर्ग संधि है वो ऐसी संधि होती है जिसमें इस तरफ तो प्लस के, इस तरफ तो क्या होगा? विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग। उसके बाद में यहाँ क्या हो सकता है? स्वर। क्या हो सकता है? स्वर। और यहाँ इसके अलावा एक और टर्म है इसमें, ये विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या हो सकता है? व्यंजन। क्या हो सकता है? व्यंजन। यानी कहने का मतलब संधि के कुल 3 प्रकार है। 3 प्रकार हमने देखे। स्वर संधि का मतलब होगा स्वरों का मिलन, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर। और उसके बाद में व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ में व्यंजन, या स्वर के साथ व्यंजन, या व्यंजन के साथ में स्वर जोड़ा जाता है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि वाक्य के बाईं तरफ, इस तरफ क्या रहता है? विसर्ग। क्या रहता है? विसर्ग। और इस तरफ क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार थे संधि के। तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख दें, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये स्वर संधि के प्रकार थे। हालांकि गुंजाइश कम है, फिर भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है, सीधा सा सवाल आता है, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा। जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, जो ये छोटे एग्जाम होते हैं उसमें सीधा सा सवाल आता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। ऑप्शन दे दिया 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? ये है। और उसके बाद में आपसे इन जो ये संधियां, इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं, उनको अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से संधि के 3 प्रकार थे। और अब हम आगे देखेंगे, सबसे जो पहली संधि हमने ली है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि के बारे में हम लिखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हमने संधि के 3 प्रकार देखे। अब 3 प्रकार में से हम जो संधि का जो पहला प्रकार है, संधि का पहला प्रकार है जिसका नाम है स्वर संधि। स्वर संधि, इसको हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किसका मेल होता है? स्वरों का। किसका मेल होता है? स्वरों का। यदि आप इसकी परिभाषा लिखनी चाहें तो आप लिख दें, परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन, है ना? मैं परिवर्तन इसलिए लिख रहा हूं, मैं लिखना चाहूं तो विकार भी लिख सकता हूं, लेकिन विकार में यह है कि बहुत सारों को डकार आने लग जाती है, समस्याएं होने लग जाती है कि विकार है क्या। लेकिन परिवर्तन शब्द आपके सबके सुना हुआ है, ताकि क्या आपको अच्छे से समझ में वो आ जाए। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? दो स्वरों का मेल होता है। तो यहाँ अगर आप इसका सीधा से जैसे कोई उदाहरण लेना चाहें तो जैसे अपने शब्द लिख दिया रामावतार। क्या लिख दिया? रामा अवतार। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका होता है राम प्लस अवतार। क्या होता है? राम प्लस अवतार। अब इस शब्द को हम अगर आप पूरा डिटेल में तोड़ना चाहें तो कैसे होगा? देखो, र व्यंजन, उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद में म शुद्ध व्यंजन, और म के बाद में अ की मात्रा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? या थोड़ा प्लस बड़ा लगा लेता हूं क्योंकि ये बड़े वाला प्लस बीच वाला ये है। उसके बाद अवतार में क्या हो गया? अ प्लस व प्लस अ, उसके बाद में यहाँ प्लस त के बाद में आ की मात्रा, उसके बाद में र के बाद में अ। ये शब्द पूरा का पूरा टूटा हुआ है, पूरा का पूरा शब्द टूटा हुआ है। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये राम शब्द यहाँ खत्म हो रहा है, ये राम शब्द यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ जो इस शब्द का जो अंतिम स्वर है, यहाँ क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? अ। क्या आ रहा है? अ। और इस प्लस के बाद में ये जो अवतार शब्द शुरू हो रहा है, इसमें भी पहला क्या आ रहा है? स्वर। क्या आ रहा है?
स्वर, क्या आ रहा है? स्वर। तो यहाँ आप देखेंगे ये दो शब्द है, ये जो दो स्वर है ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलते हैं, अ और अ और अ मिलकर के क्या होते हैं? आ। क्या होते हैं? आ। तो ये राम का क्या हो गया? पहले तो यहाँ राम था, लेकिन यहाँ क्या हो गया? माँ, यानी आ की मात्रा बन गई। क्या बन गई? इस अ का और इस अ का, ये जो अ और ये अ मिलकर के क्या बन गए? आ। तो पहले राम म था, अब म का क्या हो गया? माँ। तो ये हो गया रामावतार। क्या हो गया? रामावतार। तो ये क्या हो गई? इसे ही स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो स्वरों का मिलन होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। चलो ये एक उदाहरण था आपको केवल समझाने के लिए, और एक इसका और भी पक्ष है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो स्वर संधि होती है ना, इसमें जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा बराबर होता है महात्मा। क्या होता है? महात्मा। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये जो महा शब्द यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? महा। तो आप ध्यान रखना, ये जो स्वर संधि होती है इसका एक नियम है कि इस संधि के बाईं तरफ, इस संधि के बाईं तरफ क्या होती है? मात्रा। क्या होती है? किसकी मात्रा? स्वर की मात्रा। और प्लस इस तरफ क्या होती है? स्वर खुद होता है, स्वर। इस तरफ क्या होता है? स्वर। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ हा क्या है? आ की मात्रा है। सीधा का सीधा आ लिखा हुआ नहीं है। ये जो हा शब्द ये किसकी मात्रा है? यहाँ पीछे आ की मात्रा हमें साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? स्वर खुद दिया हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, स्वर संधि में इस तरफ स्वर की मात्रा रहेगी और इस तरफ स्वर खुद रहेगा, इस तरफ स्वर खुद रहेगा। ये केवल थोड़ी सी जानकारी है ताकि आपके ध्यान में रहे, जब भी आप शब्दों को तोड़े आपको पता चल जाए कि यहाँ स्वर संधि है। अब आगे हम देखते हैं ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के प्रकार क्या देखेंगे? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि अपन ने ऊपर लिख रखा है, इसके प्रकार। अब ये जो स्वर संधि है इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 5 प्रकार में। प्रकार कितने प्रकार है इसके? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। और आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट हो गया है। आजकल ये नहीं पूछते कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आजकल सीधा ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रकार स्वर संधि का नहीं है। अब उसके 5 है, 5 में से 3 तो उसके दे देते हैं, चौथा कोई दूसरा ही दे देते हैं। तो आपको फंसाने के लिए थोड़ा उसको स्मार्ट तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आपको अच्छे से इसके पांचों के पांचों प्रकार याद होने चाहिए। तो उसके प्रकार देखते हैं अपन। सबसे जो पहला प्रकार है स्वर संधि का, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं उसको? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है उसे कहते हैं गुण स्वर संधि। तीसरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि। चौथी जो होती है उसे क्या कहते हैं? यण स्वर संधि। चौथा जो प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? यण स्वर संधि। और पांचवा और अंतिम जो होता है उसे कहते हैं अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो यहाँ जो हम गेम खेलेंगे, जो खेल हमें देखना है वो केवल स्वरों का खेल देखेगा। आपको किसका खेल दिखेगा? यहाँ जो खेल होने वाला है वो किसका होने वाला है? स्वरों का। स्वर ही खेलेंगे एक दूसरे से और स्वरों में ही बदलाव होगा। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार की है। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो अब हम इनको डिटेल में एक एक को देखेंगे। तो ये जो दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप इसकी व्याख्या जान लो। दीर्घ स्वर संधि का मतलब ये होता है कि यहाँ समान स्वर मिलते हैं आपस में। क्या मिलते हैं? समान स्वर कह सकते हो या जिसको सजाती है, सजातीय स्वरों का मिलन। सजाती का मतलब क्या होता है? एक ही जाति के, एक ही जाति के स्वर का मतलब आपने पढ़े थे पहले दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। आपने वर्णों के अंतर्गत पढ़ा था, जब स्वर पढ़े थे तो स्वरों में प्रकार पढ़े थे दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। शायद आपको याद होगा अ ई उ और री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और बाकी वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर स्वर
कहते हैं उसको। तो या दीर्घ स्वर संधि आ गया। दीर्घ स्वर संधि होने का मतलब है ये सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब वो क्या होगा, आ होगा, आ के बाद में बड़ी ई हो सकता है, या उसके बाद में बड़ा ऊ हो सकता है, या ए आई ओ औ, ये इस तरीके से दीर्घ स्वर ही होगा। तो यहाँ क्या होता है, सजातीय स्वरों का मिलन होता है। क्या होता है, सजातीय स्वरों का मिलन होता है। और जो गुण स्वर संधि होती है इसमें आप सीधा अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ क्या होता है, अ या आ के बाद में अ या आ, मतलब सेम वही स्वर बराबर क्या हो जाएगा, आ दीर्घ है। आ क्या है, अ का दीर्घ रूप है, क्या है, बड़ा रूप है। तो ये अ या आ के बाद में सजाती का मतलब समान जाति है, इनकी दोनों की सेम है, दोनों की जाति अ और आ की क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। उसके बाद में आ के बाद में क्या आता है वर्णमाला में, ई या ई प्लस ई या ई, यानी इधर हो सकता है छोटी ई आए, इधर बड़ी ई आ जाए, इधर बड़ी ई आए, इधर छोटी ई आ जाए, लेकिन बराबर क्या होगा, मिलने पर बदलाव होने पर क्या होगा, दीर्घ रूप ही होगा, बड़ा रूप ही होगा, बड़ी ही होगी। या फिर क्या हो सकता है, ऊ के साथ में ऊ या ऊ बड़ा है ना, और बराबर क्या होगा, ऊ, क्या होगा, ऊ। उसके बाद में एक और बच गया, आप ये सारे के सारे हंसू स्वर आप देख रहे हो, अ ई ऊ, और उसके बाद में क्या होती है, री। तो री के बाद में भी क्या आती है, री। तो ये हो जाती है बड़ी री। क्या हो जाती है, बड़ी री। तो इस तरीके से ये जो दीर्घ स्वर संधि में जितने भी स्वरों का आपस में मिलन हो रहा है वो समान स्वर है। अ और आ सजाती है, ई और ई भी सजाती है, ऊ और ऊ भी सजाती है, री और री तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो इनके मिलने पर इनका दीर्घ रूप हो रहा है। यहाँ हमने देखा ये हसु रूप है और यहाँ बराबर मिलने पर क्या हो रहा है, दीर्घ रूप हो रहा है सारा का सारा। तो ये आपके कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद में अगली जो आपके है वो है गुण स्वर संधि। कौन सी है, गुण स्वर संधि। तो ये जो गुण स्वर संधि है इसमें क्या होता है, शुरुआत हुई अ या आ, अ या आ के बाद में इसमें क्या आता है, ई या ई, ई या ई आता है। तो बराबर क्या हो जाता है, ए। क्या हो जाता है, अ और आ के बाद में ई या ई आ जाता है, और इनके जुड़ने पर बराबर जो नया वर्ण होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। या फिर अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ जो नया वर्ण होगा वो क्या होगा, ओ। क्या होगा, ओ। अ और आ के बाद में ऊ और ऊ मिलते हैं। वैसे आपको पता ही होगा ओ बना किससे है, अ और ऊ के मिलने से ही बना है। ए बना किससे है, अ और ई के मिलने से ही बना है। तो वो ये दीर्घ रूप हो रहा है, यहाँ दीर्घ रूप, सॉरी दीर्घ रूप नहीं, गुण स्वर संधि कहते हैं इसको। अ और आ के बाद में ई और ई की बाद में आने पर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। और अ या आ के बाद में हम यहाँ जितनी भी संधियां देखेंगे पहले यहाँ जो इधर वाली साइड में क्या रहेगा, अ या आ, क्या रहेगा, अ या आ। वर्दी में भी क्या रहेगा, इधर अ या आ, यण में जाकर के वो परिवर्तन उल्टा होगा। तो यहाँ अ और आ के बाद में वर्णमाला के हिसाब से हम चल रहे हैं। अ के बाद में ई आने पर आपको याद रखना है क्या होता है, ए। अ के बाद में ऊ या ऊ आने पर क्या होता है, ओ। उसके बाद में अ या आ के बाद में क्या होती है, री। क्या होती है, री, ऋषि वाला। ये आने पर क्या हो जाता है, अर। क्या हो जाता है, अर। जब आप उस शब्द को तोड़ेंगे तब अपन देखेंगे इसके उदाहरण बाद में, तो उसका क्या हो जाता है, अर। तो ये आपके कौन सी स्वर संधि है, ये आपके गुण स्वर संधि है। ये आपकी कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। उसके बाद में ये जो वर्दी संधि है इसमें क्या होता है, देखिए वर्दी संधि में वही अ और आ तो आएगा इधर, अ या आ आएगा, और अ और आ के बाद में हमने देखा यहाँ ई को हमने ले लिया, ऊ को हमने ले लिया, री को हमने ले लिया। अब बाद में क्या बच गया, ए और ए आई बच गया ना। तो अ आ के बाद में यदि ए या आई, ए या आई अगर आ जाता है तो बराबर उसका क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, अ और आ के बाद में ए या आई आने पर क्या हो जाएगा, आई। या फिर अ या आ के बाद में ओ या औ, क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, औ। यानी ये दीर्घ वर्दी स्वर संधि का मतलब है कि मात्रा की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, मात्रा की वृद्धि। यहाँ पहले मात्रा नहीं है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगी, डबल मात्रा हो जाएगी। आप देखोगे आई और ओ वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनके ऊपर कितनी मात्राएं होती है, दो। कितनी मात्राएं होती है, दो। तो वृद्धि का मतलब ये है कि मात्राओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको अपन डिटेल में बाद में
देखेंगे। उसके बाद में अगली जो आपके है ये थोड़ी टफ भी पड़ती है, इसको अच्छे से देख लेना। ये है आपके यण संधि। कौन सी है? यण संधि। इस यण संधि में थोड़ा अलग नियम होता है। इसमें क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे ये संधि हमने जितने भी देखे अ आ से संबंधित थी, ये भी अ आ शुरुआत में आ रहा था, इसमें भी अ और आ रहा था। लेकिन यण संधि किससे शुरू होती है? ई या ई से। ई या ई और ई के बाद में क्या आता है इसमें? प्लस कोई भी दूसरा ई और ई के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। ई और ई के अलावा कोई भी स्वर। तो यहां आप लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ई और ई के बाद में क्या आएगा? ई या ई को छोड़कर, ई और ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है। ई और ई के बाद में छोड़ने के बाद में अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। बराबर इसके क्या होता है? बराबर हो जाता है य। क्या हो जाता है? य। और जो भी वर्ण प्लस के इस तरफ होता है वो हमेशा क्या हो जाता है? आधा। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और बराबर इसके क्या हो जाता है? य। और उसके बाद में अगला जो है वो है आपके ऊ या ऊ। ऊ या ऊ के बाद में प्लस ऊ या ऊ के अलावा, इसमें भी वही ऊ या ऊ के अलावा कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब इनके समान नहीं होना चाहिए। और इसके बराबर क्या हो जाता है? व। क्या हो जाता है? व। तो ये आपके यण संधि है। उसके अलावा एक और भी होता है इसमें, री। क्या होता है? री। री के बाद में प्लस री के अलावा, वही सेम है, री के अलावा कोई भी, जगह कम है यहां थोड़ा, असमान स्वर। बराबर हो जाएगा इसके आपके आधा र। क्या हो जाएगा? आधा र। तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपके 4 प्रकार थे। एक और बच गया आपके, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, यदि आप लिखना चाहें तो उसको लिख लें। चलो उसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद में चौथी जो आपकी बची है अयादी संधि। हालांकि आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अभी आपके सारी की सारी खिचड़ी बन रही होगी, सब कुछ मिक्स हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द जा रहा है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब अयादी संधि के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं जो आपस में मिलते हैं। तो इसके बाद में इसमें क्या होता है, ये अभी अपन ने क्रम से अपन देख रहे हैं। अपन ने अ आ के बाद में आने वाले शब्दों के बारे में देखा, फिर ई और ई के बाद में देखा, ई ऊ वाला अपने यण संधि में देखा। अब उसके बाद में अपने कौन कौन से बच जाते हैं? ए और आई, ये बच जाते हैं। तो ये ए के बाद में कोई असमान स्वर। असमान स्वर में आपको समझ जाना चाहिए कि ए के अलावा, ए आई के अलावा, यानी ये सजातीय इसका नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो उसका क्या हो जाता है? बराबर उसका हो जाएगा अव। क्या होगा? अव, है ना? सॉरी, अव नहीं, भूल रहा हूं मैं, अय। क्या होगा? अय। ठीक है। और उसके बाद में यदि आई है, क्या है? आई है और आई के बाद में कोई असमान स्वर है, असमान स्वर, तो ये इसका हो जाएगा आय। क्या होगा? आय। क्या होगा? आय। आपको ये दिमाग में इतना याद रखना, ये अयादी संधि बड़ी मुश्किल से याद होती है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ए के बाद में इतना शॉर्ट याद करो, असमान स्वर आपके दिमाग में होना चाहिए। असमान स्वर का मतलब ये स्वर सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है। तो उसके बाद में आई है, आई के बाद में अगर ए के बाद में कोई असमान स्वर है तो होगा आय, और उस स्वर की जो भी मात्रा है वो यह के ऊपर लग जाएगी। मान लो जैसे असमान स्वर, मान लो ओ आ गया तो ये अयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयो हो जाएगा ना। तो आप उसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ए के बाद में, आई के बाद में अगर असमान स्वर है तो हो जाएगा आय। उसके बाद में इसमें होता है ओ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। तो असमान स्वर का मतलब यहां क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? ओ होना चाहिए, ओ के बाद में ओ नहीं होना चाहिए, या ऊ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। असमान स्वर कोई भी आ जाए तो क्या होगा? अब। क्या होगा? अब। और यदि औ हो, क्या हो? औ, और औ के बाद में कोई असमान स्वर हो, औ के बाद में असमान स्वर हो, तो इसका हो जाएगा बराबर शब्द मिलने पर क्या होंगे? ये वर्ण जो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? आव। क्या मिलेगा? आव।
तो इस तरीके से ये आपके अयादी संधि है। तो इस तरीके से आज हमने संधि के बारे में थोड़ी जानकारी ली। संधि के बाद में हमने संधि के विभिन्न प्रकार किए, और विभिन्न प्रकार करने के बाद में संधि के 3 प्रकार किए हमने। 3 प्रकार के बाद में जो पहला प्रकार है स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार हमने आज देखे, और 5 प्रकार देखने के बाद में डिटेल में ये भी देखा कि कौन कौन से शब्दों के मिलने से कौन कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि कब होती है, यण संधि कब होती है, अयादी संधि कब होती है। तो ये संधियां किस तरीके से होती है, उन वर्णों का जो मेल है, और मिलने के बाद में नया वर्ण कौन सा आता है, वो भी हमने आज देखा। तो समय का अभाव है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी हम इस पर और भी बहुत सारी क्लासें अपलोड करने जा रहे हैं विभिन्न विभिन्न विषयों की, तो आपको भी फायदा होगा। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास और कोई पढ़ने का साधन नहीं है, तो उनके लिए हमें ये भरोसा है कि हमारा जो ये चैनल है ये रामबाण उनके लिए होगा और उनके जीवन में उनको सफल बनाएगा। तो आप भी इस मुहिम से जुड़े और अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएं। आप ये ना सोचें कि मेरे अकेले से क्या होगा, आपके अकेले से बहुत कुछ हो सकता है। आप अपना टारगेट बनाएं। यदि इस चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्रयास करें, आपको जो भी लोग मिलते हैं पढ़ने वाले, उनको इससे जोड़ने का प्रयास करें। आप खुद उन्हें सब्सक्राइब करवाएं, उनसे निवेदन करें, ताकि हम ये समझेंगे, यदि हमें उससे क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और हम और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।